हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानश्री क्लासेस। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन पेपर पार्ट डी में दिया है नेशनल वैल्यूज। तो नेशनल वैल्यूज आर इनरिच्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट डी में दिया गया है कि भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं अंतर्निहित, उनके बारे में हमें पढ़ना है। इससे हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आइए देखते हैं। जहाँ तक क्वेश्चन है मैचिंग में आता है, दैट मीन्स कि आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। देखते हैं सिलेबस में कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं। The value expressed in the preamble, यानी कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका है उसमें ये दी हुई है एज ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे संविधान के उद्देश्यों के अंतर्गत ये वैल्यूज दी गई हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, कहाँ पे दी गई है? प्रियम्बल में दी गई है। कौन कौन सी है आपके सिलेबस में? सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, फ्रीडम विद स्पेशल रेफरेंस टू एजुकेशन। यानी कि हमें इनको पढ़ना है और ये भी कनेक्ट करना है कि एजुकेशन से इनका क्या रिलेशन है। तो हम दोनों मीडियम में देखेंगे, हिंदी में भी देखेंगे, इंग्लिश में भी देखेंगे। कुछ नहीं तो आप कम से कम इसके वर्ड मीनिंग को जरूर याद रखिएगा कि जैसे जस्टिस, हमको किस तरह की जस्टिस मिली हुई, न्याय हमको किस तरह का मिला हुआ है, आर्थिक, सामाजिक, इकोनॉमिक है या सोशल है यहाँ पे, या फिर आपको किस तरह का यहाँ पे न्याय मिला हुआ है। तो ये आपको एकदम से क्लियर पता होने चाहिए। उसके लिए हमको थोड़ा सा प्रियम्बल को देखना होगा कि प्रियम्बल जो हमारे भारत के संविधान की उद्देशिका है उसमें क्या दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं उद्देशिका को। भारत का संविधान और उसकी उद्देशिका। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो ये हमारे सिलेबस में है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, डेमोक्रेसी, गणराज्य बनाने के लिए ये तीन बातें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब देखिए आपके सिलेबस में दिया हुआ है न्याय, जस्टिस। तो जस्टिस हमें कितने तरह का मिलना चाहिए? हर किसी को सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर न्याय मिलना चाहिए। ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव है समाज कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि न्याय यहाँ पे कितने तरह का है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता हमें यहाँ पे कितने तरह की मिलनी चाहिए? हमें फ्रीडम मिलनी चाहिए विचारों की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। इसके बाद है समता। समता हमें किस बात की समता चाहिए? हमको प्रतिष्ठा की और अवसर की समता चाहिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, आप सभी लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी, तो उसकी एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए बढ़ाने वाली बंधुता, दृढ़ संकल्प होके हम अपनी संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को ये घोषणा करते हैं, अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। तो ये जो वर्ड है यहाँ पे आप प्रियम्बल से ही याद कर सकते हैं, या इसके मीनिंग में आपको और ज्यादा क्लियरली बताऊंगी। अब देखते हैं थोड़ा सा इसको इंग्लिश में। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice। तो justice आपको social, economic and political चाहिए। liberty हमें thought, expression, belief, faith and worship के लिए चाहिए। equality हमें यहाँ पे status and opportunities and to promote among them all। एंड फर्टिलिटी की अगर हम बात करें तो assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। तो यही जो पॉइंट है, जिससे फर्टिलिटी के आगे यूनिटी और इंटीग्रिटी लिखा जाएगा। इक्वलिटी का मतलब है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी का मतलब है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, एंड जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स। तो ये जब मैचिंग के लिए आता है तो सीधा सीधा डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। और इस तरह से इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली this 26th day of November 1949 to hereby adopt, intact and give to ourselves this constitution। तो ये हम यहाँ से डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, या फिर हम अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्योंकि इससे लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। सो गाइस, पहला शब्द है हमारा नेशनल वैल्यू, समाजवाद, जिसको हम बोलते हैं सोशलिज्म। तो पहले हिंदी में देखते हैं फिर इंग्लिश में देखेंगे।
तो समाजवाद जो शब्द है वो भारत की मूल प्रस्तावना में नहीं था। 1976 में 42 जो अमेंडमेंट हुआ संविधान में, तब ये शब्द जोड़ा गया। इससे पहले जो ये शब्द था वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिया गया है। अब समाजवाद का मेन मतलब क्या है कि जो धन का वितरण है, जो सरकार, जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिसमें धन है, धन का जो वितरण है वो समान रूप से किया जाएगा। यहाँ समाजवादी शब्द का अर्थ है प्रयोग प्रजातांत्रिक समाजवाद। हमारा जो समाजवाद है वो किस तरह का प्रजातांत्रिक समाजवाद है, अर्थात लोकतांत्रिक विकासवाद और अहिंसक साधनों के माध्यम से हम समाजवाद के लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि समाज द्वारा जो वितरण न्याय के माध्यम से धन की समान रूप से साझा किया जाना चाहिए, कुछ के हाथों में धन केंद्रित नहीं होना चाहिए और सरकार को सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करने के लिए भूमि और उद्योग के स्वामित्व को विनियमित किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य है गरीबी, अज्ञानता और असमानता को समाप्त करना। तो यहाँ पे समाजवाद का मतलब है कि जो धन का वितरण होगा वो समान होगा और इसके माध्यम से समाज में जो गरीबी है, जो अज्ञानता है, जो असमानता है, उसको समाप्त करेंगे। जब ये समाप्त हो जाएगा तो अपने आप हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा समाजवाद का। अब देखते हैं इंग्लिश में। Socialism, the word socialist was not there in the preamble of the constitution in its original form in 1976, यानी कि ये पहले नहीं था। 1976 में जब संविधान का 42 अमेंडमेंट हुआ तब इसको जोड़ा गया। ये इससे पहले ये डायरेक्ट डीएस जो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल थे उसमें था, डीपीएसपी के अंतर्गत था। The word socialism had been used in the context of economic planning. किस तरह से हम इकोनॉमिक प्लानिंग करेंगे? It significant major role in the economy. It also means commitment to attain ideal like removal of inequalities, provision of minimum basic necessity to all, equal pay for equal work, यानी कि समान काम के लिए समान वेतन। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका जो आप डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान रूप से करेंगे, जिससे पॉवर्टी और ये सब हम अज्ञानता, लोगों के बीच अवेयरनेस को ला सकें। इन सब का जो बेसिक एम है वो क्या है? सोशलिज्म है। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समाजवाद और सोशलिज्म का मीनिंग क्या है। अब देखते हैं नेक्स्ट को। नेक्स्ट वर्ड है धर्मनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्षता, इसको सेकुलरिज्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ये है कि सरकार और धार्मिक समूहों के बीच संबंध संविधान और कानून के अनुसार निर्धारित नहीं होंगे एंड ये राज्य धर्म की शक्ति को अलग करता है, यानी कि राज्य का विशेष कोई भी धर्म नहीं है। ये भी शब्द पहले भारत के संविधान में नहीं था। 1976 में जो 42 अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा ही जोड़ा गया। धर्म का कोई अंतर नहीं है, यानी कि हिंदू, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख, ईसाई, इस्लाम, ये सभी समान है, इनमें कोई भी अंतर नहीं है। भारत के सभी नागरिकों को अपना अभ्यास करना, प्रचार करने की अनुमति है अपने धर्म की, और भारत सरकार द्वारा अपनाए गए धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म भारतीय संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है, मतलब सभी धर्मों के लिए समान रूप से स्वतंत्रता है। और विशेष तौर पे आप लोगों को जो याद रखना है कि राज्य का अपना कोई भी धर्म नहीं है, उसके लिए सभी धर्म कैसे हैं? समान है। तो ये बेसिक मीनिंग है धर्मनिरपेक्षता का। ये देखते हैं इंग्लिश में। In the secularism, in the context of secularism in India, it is said that India is neither religious nor anti-religious। ना ही भारत का कोई धर्म है अपना, ना ही ये किसी का विरोध कर रहा है। So now what does this imply? It implies that in India there will be no state religion। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको याद रखना है no state religion, यानी कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। Will not support any particular religion out of public funds। This has two implications. Every individual is free to believe in and practice and any religion he or she belong to, and state will not discriminate against any individual or group on the basis of religion। यानी कि बहुत सीधी सी बात है कि सेकुलरिज्म धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हम स्टेट के द्वारा किसी भी धर्म को अलग से फंड नहीं दे के उसको कुछ किया जाएगा। प्लस यहाँ पे
जो इसकी इम्प्लीकेशन अगर हम देखें, आप इसके अलावा आप फ्री हैं प्रैक्टिस करने के लिए और बिलीव करने के लिए, आपको कोई राज्य की तरफ से रोक तो नहीं की जाएगी। तो ये सेकुलरिज्म का यहाँ पे मीनिंग है। नेक्स्ट हमारी नेशनल वैल्यू है न्याय। सो न्याय का यहाँ पे क्या अर्थ है? न्याय का अर्थ है कानून का शासन, मनमानी का अभाव एवं समाज में सभी के लिए समान अधिकार और स्वतंत्रता और अवसरों की व्यवस्था। अर्थात कि यहाँ पे जो हम अपने सभी जितने भी नागरिक हैं भारत के, तो भारत अपने नागरिकों को किसी को मनमानी नहीं करने देगा, कि ऐसा नहीं है कि कोई भी आके मनमानी करने लग जाएगा। एंड यहाँ पे सभी को समान अधिकार मिलेंगे, स्वतंत्रता मिलेगी। भारत अपने नागरिकों को समानता सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे 3 तरह का न्याय प्रदर्शित देगा: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय और आर्थिक और राजनीतिक न्याय के यहाँ पे अर्थ क्या है, पहले हम देख लेते हैं। तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि समाज में सामाजिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की अनुपस्थिति जात, पंथ, रंग, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के भी साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत समाज के सभी प्रकार के शोषण के समाप्त करना है। आर्थिक न्याय की अगर हम बात करें कि आर्थिक न्याय का मतलब है यहाँ पे आय, धन और आर्थिक स्थिति के आधार पर पुरुष और महिला के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और धन का समान वितरण, आर्थिक समानता, उत्पादन के वितरण, साधनों पर एकाधिकार के नियंत्रण की समाप्ति होगी, आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण, सभी को अपनी जीविका कमाने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। राजनीतिक अगर न्याय की बात करें तो राजनीतिक न्याय का यहाँ पे अर्थ है कि लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए समान रूप से स्वतंत्र निष्पक्ष अवसर प्रदान किया जाएगा। यह बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्रदान करने के लिए खड़ा है। भारत का संविधान एक उदार लोकतंत्र प्रदान करता है जिसमें सभी लोगों को भाग लेने का अधिकार है। तो ये है न्याय के लिए। तो न्याय को बेसिकली आपको तीन याद रखना है: सामाजिक, आर्थिक और आपका राजनीतिक न्याय। Justice means justice promise to give people what they are entitled to in terms of basic rights, food, clothing, housing, participation in the decision making and living with dignity as human being. The preamble covers all these dimension of justice, social, economic and political. तो यहाँ पे प्रियम्बल में कवर किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि हर किसी को यहाँ पे सोशल जस्टिस मिल सके, इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिल सके। सोशल जस्टिस हैज बीन डिफाइंड एज वैरायटी ऑफ वेज, अमंग देम द इनकॉर्पोरेट कंसेप्ट ऑफ बेसिक राइट्स। जितने भी आपके बेसिक राइट हैं, जो भी आपका पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग आपको सही अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आप भी जो देश में डेमोक्रेसी है तो आपको भी राइट मिलना चाहिए अपना वोट देने का। तो इस तरह से 3 तरह की जस्टिस की यहाँ पे बात की गई है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें या लोकतांत्रिक की बात करें तो इसका मतलब क्या है? भारत के लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली द्वारा अपनी सरकार का चुनाव करते हैं, जिसे लोकप्रिय रूप से एक व्यक्ति एक वोट के रूप में जाना जाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर है, उसको ये अधिकार है कि वो अपना वोट दे सके। तो यहाँ पे जो लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है राजनैतिक लोकतांत्रिक तथा सामाजिक लोकतंत्र तथा आर्थिक लोकतंत्र, यानी कि 3 तरह का लोकतंत्र, 3 तरह का डेमोक्रेसी आपको मिली हुई है: पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। स्वतंत्रता की अगर हम बात करें तो लिबर्टी का जो यहाँ पे विचार है, स्वतंत्रता का जो विचार है वो है कि नागरिकों की गतिविधियों पे स्वतंत्रता, यानी कि हमें अपनी गतिविधियों के ऊपर स्वतंत्रता है। और वो कौन कौन सी गतिविधियां हैं? इसका मतलब है कि हम कैसे सोच सकते हैं, हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, हम अपने विचारों का पालन कर सकते हैं, लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ कुछ भी संविधान की सीमाओं के भीतर किया जाना चाहिए। यानी कि हमें विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसकी एक सीमा है। तो यहाँ पे लिबर्टी का मतलब है थॉट एक्सप्रेशन, इनके लिए हमको लिबर्टी मिली हुई। एक और वर्ड है यहाँ पे फ्रीडम, स्वाधीनता, यानी कि हमारे ऊपर किसी और का कोई भी हमारे ऊपर कोई दूसरी गवर्नमेंट नहीं है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे द्वारा चुनी हुई है, तो हम किसी के भी अधीन नहीं है। तो उसका जो मीन है यहाँ पे वो फ्रीडम और स्वाधीनता हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा समानता दिया हुआ है, इक्वालिटी। समानता शब्द का अर्थ है समाज के किसी भी वर्ग को विशेषाधिकार का अभाव है
और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करना है। तो समानता का मतलब सीधा सा वही है कि सबको यहाँ पे एक तरीके के इक्वल राइट्स मिले हुए हैं। So equality is considered to be the essence of modern democratic ideology। तो जितने भी देश हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे जरूर बात की जाएगी इक्वालिटी की। So the constitution makers place the ideas of equality in the place of pride in the preamble। तो जितने भी लोग थे जो उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया वो चाहते थे कि सभी को यहाँ समानता मिल सके। तो all kind of inequality based on the concept of rulers and the ruled or on the basis of caste and gender were to be eliminated। all citizen of India should be trained equally। यानी सभी को यहाँ पे एक समान तरीके से देखा जाएगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कास्ट, क्रीड, बर्थ, रिलीजन, जेंडर, सेक्स एक्सेट्रा के ऊपर आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी, सभी को सिमिलर अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो सोशल होंगी, इकोनॉमिक होंगी और which one is born he shall be have the same chance as everybody else। यानी कि सभी को एक जैसा चांस मिलेगा। लिबर्टी की अगर हम बात करें तो लिबर्टी द प्रीएम्बल प्रिस्क्राइब लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। यानी कि हमें यहाँ पे विचारों की, व्यक्ति की, विश्वास की और यहाँ पे पूजा, जो भी हम पूजा करना चाहते हैं, जो भी हम वर्शिप करना चाहते हैं उसकी हमको लिबर्टी मिली हुई है। तो ये 4-5 वर्ड है, इनको जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं कि किस किस तरह की लिबर्टी यहाँ पे मिली हुई है। तो बेसिकली यही वर्ड हैं जो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं जिनमें हमें बताना। इसके अलावा और भी हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं नेशनल वैल्यू, जैसे डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, इंटरनेशनल पीस एंड द जस्ट इन इंटरनेशनल ऑर्डर, इन सब के बारे में भी, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो ये थी आपकी नेशनल वैल्यू जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। प्लीज ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।